हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। इसमें सुनिए, मौद्रिक सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। इस नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति तथा ब्याज दर में परिवर्तन से है। मौद्रिक नीति आर्थिक नीति की वह शाखा है जो रोजगार तथा कीमत, आर्थिक विकास तथा विदेशी भुगतान में संतुलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति, ब्याज की दर की संरचना तथा साख की उपलब्धता में परिवर्तन लाती है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, वो सुनिए। नंबर फर्स्ट है, जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखने की नीति से है, ताकि सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य पूरे हो सके। नंबर 2, पाल एंजिंग के अनुसार मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों और उपायों को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना हो। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मौद्रिक नीति की निम्न विशेषताएं परिलक्षित हैं। मौद्रिक नीति का संबंध मुद्रा व साख की पूर्ति के नियमन से है। मुद्रा व साख की पूर्ति को जिन रीतियों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है वे है मात्रा में परिवर्तन द्वारा, प्रचलन वेग में परिवर्तन द्वारा, उपलब्धता में परिवर्तन द्वारा। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य या लक्ष्य। मुद्रा नीति के 4 प्रमुख उद्देश्यों पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, आर्थिक विकास और भुगतान शेष में संतुलन पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है। नंबर फर्स्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण या उच्च स्तरीय रोजगार। इसमें सुनिए, पूर्ण रोजगार का तर्कसंगत अर्थ यह है कि प्रत्येक काम के एक योग्य व्यक्ति जो काम करना चाहता है को रोजगार मिला है। व्यवहार में इस आदर्श को स्वतंत्र एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में प्राप्त करना संभव है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार को 100% रोजगार न मानकर 95 से 97% रोजगार की स्थिति माना है तथा 3 से 5% बेरोजगार को घर्षण बेरोजगारी तथा ऐच्छिक बेरोजगारी की संज्ञा दी है। नंबर सेकंड आता है मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य में स्थायित्व बनाए रखना। कीमतों में स्थिरता को भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य माना जाता है। मुद्रास्फीति से कुछ वर्गों को लाभ होता है तथा कुछ वर्गों को काफी हानि होती है। इस दृष्टि से कीमतों में स्थिरता से मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। उसके साथ ही कीमतों में चक्रीय उच्चावचनों को दूर किया जा सकता है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, आय एवं संपत्ति की समानता दूर की जा सकती है तथा सामाजिक न्याय स्थापित कर आर्थिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। नंबर थर्ड आता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, विनिमय स्थिरता। जब स्वर्णमान प्रचलन में था उस समय विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था, किंतु 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद विनिमय दर का महत्व कम हो गया एवं मूल्य स्थिरता को अधिक महत्व दिया गया। यह अनुभव किया गया कि यदि सब देशों में मूल्य स्थिर रहते हैं तो विनिमय दरों में भी उच्चावचन नहीं होते। नंबर फोर्थ आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से आर्थिक विकास करना वर्तमान में मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय दीर्घकालीन अवधि में बढ़ती है। आर्थिक विकास का माप इस बात से होता है कि देश में पैदा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में किस गति से वृद्धि हो रही है। अब आते हैं फैक्टर्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की सफलता में बाधा डालने वाले घटक। इसमें सुनिए, विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सफलता प्रायः संदिग्ध रहती है क्योंकि इन देशों का आर्थिक ढांचा बेलोचदार होता है। सरकार या केंद्रीय बैंक की नीति को जनता, व्यवसाय तथा औद्योगिक क्षेत्र का पूरा समर्थन नहीं मिल पाता। मूल रूप में यह समर्थन निम्नलिखित कारणों से नहीं मिलता। नंबर फर्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ ए नॉन मॉनेटरी सेक्टर, अमौद्रिक क्षेत्र की विद्यमानता। विकासशील देशों में बहुत बड़ा भाग ऐसे सौदों का होता है जो मुद्रा में नहीं किए जाते। इस प्रकार के लेन देन पारस्परिक विनिमय के आधार पर होते हैं जिसे वस्तु विनिमय कहा जा सकता है। अतः उनके लिए मुद्रा का कोई महत्व नहीं होता और मौद्रिक नीति पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 2, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स, मुद्रा बाजार असंगठित होना। विकासशील देश में संपूर्ण साख व्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र द्वारा नहीं की जाती। वहाँ देशी बैंकर या साहूकारों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में रकमें उधार दी जाती हैं। नंबर 3, लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सुव्यवस्थित स्कंद विनिमय का अभाव। विकासशील देश में प्राय सुव्यवस्थित स्कंद विनिमय भी नहीं होते।
जहां सरकारी अथवा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का नियमित लेन देन होता हो, अतः इन देशों में केंद्रीय बैंक अथवा सरकार को प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने में भी असुविधा होती है और मुद्रा तथा साख की उचित मात्रा चलन में रखना कठिन होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें। इसमें सुनिए, वित्तीय संसाधनों की गतिशीलता में देश में प्रचलित ब्याज की दरें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामान्य भाषा में एक ऋणी द्वारा उधार ली गई मुद्रा के बदले ऋणदाता को किया गया भुगतान ब्याज कहलाता है तथा इसे प्रतिशत वार्षिक दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में पूंजीपति को उसकी पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है ब्याज कहलाता है। अन्य शब्दों में ब्याज पूंजी की सेवाओं की कीमत अथवा पुरस्कार है। इसमें प्रोफेसर नट बिक्सेल के अनुसार ब्याज ऐसे भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि ऋणी पूंजीपति को उसके संयम और पूंजी की उत्पादकता के पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि जॉन रे तथा बामवार के नेतृत्व में ऑस्ट्रियन संप्रदाय ने, जिसका बाद में अमेरिका में फिशर ने अनुकरण किया था, यह माना कि ब्याज मुद्रा वट्टा अथवा समय अधिमान का पुरस्कार देता है। अब आता है कीन्सेन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का केन्सीय सिद्धांत। केन्सीय धारणा के अनुसार ब्याज की दर अब संचय का पुरस्कार नहीं होती बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए मुद्रा की तरलता के परित्याग का पुरस्कार होती है। यह वह कीमत नहीं होती जो उपभोग से परिवर्जन की उद्धता के साथ विनियोजन में स्रोतों की मांग का संतुलन स्थापित करती है, बल्कि यह वह कीमत है जो नकदी की प्राप्ति हो सकने वाली मात्रा के साथ नकदी के रूप में धन रखने की इच्छा का संतुलन स्थापित करती है। कीन्स के अनुसार लोगों के तरल तत्व अथवा नकदी रखने की इच्छा के 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर फर्स्ट है व्यावसायिक अथवा लेन देन उद्देश्य। इसका संबंध निजी और व्यापार संबंधी लेन देन के चालू सौदों के लिए नकदी की आवश्यकता से है। इसे पुनः आय उद्देश्य तथा व्यापार उद्देश्य में बांटा जाता है। आय उद्देश्य हेतु नकदी रखने का प्रयोजन यह होता है कि आय प्राप्ति तथा उसके भुगतान के बीच समय का सेतुबंध किया जा सके। इसी प्रकार व्यापार उद्देश्य का प्रयोजन व्यापार लागतों को उठाने और विक्रय प्राप्ति की वास्तविक उपलब्धि के बीच समय का सेतुबंध करना है। नंबर 2 आता है सुरक्षा अथवा सतर्कता उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य का संबंध आड़े समय की उन संभावनाओं और लाभदायक क्रयों के अपूर्व दृष्टि से अवसरों के लिए प्रबंध करने की इच्छा से होता है। अप्रत्याशित और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति तथा व्यापारी मुद्रा की कुछ नगद मात्रा आरक्षित रखते हैं। व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी तथा अन्य आकस्मिक संभावनाओं की व्यवस्था करने के लिए कुछ नकदी रखते हैं। इसी तरह व्यापारी वर्ग आर्थिक जगत की अनिश्चितताओं से बचने के लिए तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने अथवा प्रत्याशित सौदों से लाभ उठाने के लिए कुछ नकदी आरक्षित रखते हैं। नंबर 3 आता है सट्टा उद्देश्य। इसके अंतर्गत रखी गई नगद मुद्रा का प्रयोजन यह होता है कि भविष्य की घटनाओं के संबंध में साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक जानकारी रखने के कारण लाभ कमाए जा सकें। कुछ लोग भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का दूसरों से अधिक जानकारी रखने के कारण मूल्यांतर का लाभ कमाना चाहते हैं। इस तरह के लोगों की मुद्रा को तरल रखने की इच्छा सट्टे द्वारा लाभ कमाने की होती है। यह तरलता अधिमान के निर्धारकों में सबसे अधिक अनिश्चित घटक है। मुद्रा की सट्टा उद्देश्य हेतु मांग मुख्य रूप से ब्याज की दर पर निर्भर करती है। ब्याज की ऊंची दर पर सट्टा हेतु मुद्रा की मांग कम और नीची दर पर अधिक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एलोकेशन ऑफ क्रेडिट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में साख का आवंटन। इसमें सुनिए, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में साख संस्थाएं साख का आवंटन करते समय चाहे वे अल्पकालीन अथवा मध्यमकालीन या दीर्घकालीन ऋण ही क्यों न हो, इस तरह की रणनीति अपनाती हैं कि उन्हें उधार देने के बदले अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति हो। इन संस्थाओं के सम्मुख ऋण प्राप्त करने का जो भी प्रस्ताव अथवा आवेदन पत्र प्राप्त होता है उसको स्वीकृत करने से पूर्व ये संस्थाएं निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करती हैं। नंबर फर्स्ट है परियोजना की व्यवहारिकता। किसी परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत करने से पूर्व बैंक अथवा वित्तीय संस्था इस बात की पक्की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है कि स्थापित की जाने वाली परियोजना अथवा फर्म द्वारा उत्पादित माल की बिक्री हेतु उपयुक्त बाजार है अथवा नहीं, प्रतियोगी वस्तुओं की बाजार में उपस्थिति है अथवा नहीं, प्रतियोगी उत्पादों की बाजार स्थिति क्या है, उस वस्तु का उत्पादन
करने वाली अन्य फर्म की लाभदायकता एवं आर्थिक स्थिति कैसी है। वित्तीय स्थिति यह आकलन करती है कि फर्म का आर्थिक पैमाना एवं लाभदायकता की स्थिति क्या होगी। नंबर 2 आता है उधारकर्ता की ऋण पात्रता। यदि ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जा रहा है तो यह समझा जाता है कि परियोजना साख की प्राप्ति के पूर्णतः योग्य है। यदि ऋण का प्रस्ताव निजी क्षेत्र से आता है तब बैंक अथवा वित्तीय संस्थान उस परियोजना के प्रवर्तकों की साख योग्यता तथा पात्रता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अधिशासी की निष्ठा, योग्यता तथा कार्यकुशलता आदि का आकलन करता है। नंबर 3 आता है ब्याज एवं मूलधन वसूली की प्रत्याशा। ऋणदाता की रुचि अंततः इस बात में होती है कि उसका मूलधन एवं ब्याज निर्धारित समय के अंदर ऋणी द्वारा चुका दिया जाए। यह मुख्य रूप से परियोजना की उपयुक्तता, प्रगति एवं उसकी सफलता पर निर्भर करने के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि जब परियोजना प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है तब उसके नकद प्रवाह की स्थिति क्या होती है। नंबर 4 आता है प्रतिफल की दर। उधार देते समय वित्तीय संस्थान परियोजना के प्रतिफल का आकलन करता है। यदि परियोजना के प्रतिफल की संभावित दर ऊंची है तो बैंक वित्तीय संस्थान सहजता से ऋण प्रदान कर देते हैं। यदि परियोजनाओं की संख्या 1 से अधिक होती है तो बैंक परियोजनाओं के प्रतिफल को घटते क्रम में रखकर सबसे पहले उस परियोजना को ऋण प्रदान करता है। नंबर 5 आता है जोखिमों का बिखराव। ऋण के आवेदनों पर विचार करते समय संस्था सभी मामलों को समान दृष्टि से नहीं देखती। ऋणों को वितरित करते समय प्रायः ध्यान दिया जाता है कि उसका फैलाव विभिन्न क्षेत्रों तथा छोटे एवं बड़े विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्तकर्ताओं के बीच हो। अब इसी में आती है प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख आवंटन की समस्याएं एवं नीतियां। जब कोई संस्था ऋण जारी करती है तो वह एक तरह से जोखिम उठाती है, अतः उसकी रुचि इस बात में रहती है कि वह अपने धन को सुरक्षित बनाए रखे और साथ ही जोखिम के अनुरूप उसे ब्याज के रूप में प्रतिफल भी प्राप्त होता रहे। ऋण प्रदायी संस्थाओं के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या यह होती है कि सभी परियोजनाएं विभिन्न कारणों से एक ही समय पर वित्तीय मानदंडों को पूरा नहीं कर पाती हैं, यथा परियोजना के प्रवर्तक लाभदायकता का ठीक आकलन नहीं कर पाते हैं तथा यहाँ तक कि बड़े प्रवर्तक भी वर्तमान व्यवसाय के चालू लाभ पर ही ध्यान देते हैं। छोटी पेपर मिलों तथा छोटी सीमेंट इकाइयों द्वारा कमाए जा रहे अच्छे लाभ को दृष्टिगत रखकर उत्तर प्रदेश में PICUP तथा SFC जैसी संस्थाओं ने इस तरह की कई इकाइयों का वित्तीयन किया। अन्य वित्तीय संस्थाओं ने कुछ बड़ी परियोजनाओं के संबंध में इस नीति को अपनाया। वित्तीय संस्थाओं के समक्ष एक अन्य समस्या तब उत्पन्न होती है जब कभी बहुत छोटी तथा अनार्थिक इकाइयों को लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। ये इकाइयाँ लाभदायकता की दृष्टि से उपयोगी नहीं होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।